Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िकल वेदरिंग को समझा था कि फ़िज़िकल वेदरिंग कौन कौन से टाइप से होती है और बेसिकली रॉक डिसइंटीग्रेट कैसे होते हैं फोर्स के थ्रू, तो वो हमने पढ़ा था। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो और थोड़ी और चीज़ें देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन में क्या होता है कि हम ऊपर से अगर रॉक का लोड हटा दें, है ना, तो उसके अंदर के फोर्सेस उसको एक्सपैंड कराते हैं। और यही जब फ्रीक्वेंटली चीज़ होने लगती है, बार बार लोड लगेगा तो वो कंप्रेस होगा, लोड हटेगा तो एक्सपैंड होगा, तो उस वजह से वो लेयर्स में टूटने लगता है। और जब वो लेयर्स में टूटने लगता है तो उसको हम बोलते थे अनियन पीलिंग या एक्सफोलिएशन। ये मैंने बताया था क्यों उसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं, क्योंकि फोलिएशन का मतलब होता है लेयर्स में बनना, और एक्सफोलिएशन का मतलब वो लेयर में टूट जाना, लेयर में ही टूटना। जैसे ये देखो लेयर्स टाइप की है ना, इधर ये लेयर्स टाइप की हैं, इस टाइप से टूट रहा है, ये एक के ऊपर एक अनियन टाइप का दिखेगा आपको, अनियन के ऊपर वाला। तो वो होता है उसको उसी से बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। ठीक है। फिर याद है मैंने एक और बात बताई थी आपको कि जब फ्रॉस्ट एक्शन होता है, जब माउंटेन्स की पीक जो होती हैं, माउंटेन्स की पीक पे जब फ्रॉस्ट एक्शन होता है, तो जो रॉक टूट के गिरते हैं नीचे, वो जब फुट ऑफ द माउंटेन पे आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते हैं स्क्रीज। ठीक है, क्रीज, क्रीज बोलते हैं। वैसे एस साइलेंट रहता है, बट क्रीज क्रीज कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब भी जो फ्रॉस्ट शैटर्ड पीक्स होती है, मतलब जो पानी, याद है ना कैसे पढ़ा था कि भाई पानी आ जाता है, फिर वो नाइट में बहुत ही फ्रीज़ हो जाता है। तो जब वाटर फ्रीज़ होता है और आइस में बनता है तो वो एक्सपैंड करता है, और ये जब रेपिटेटिव होता है तो वो रॉक को तोड़ देता है, क्योंकि स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, है ना। और ये जब स्ट्रेसेस चढ़ के जो ये रॉक टूटा, अब ये रॉक टूट के जब माउंटेन से नीचे गिरेगा और ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्क्रीज। ठीक है, तो ये होते हैं स्क्रीज। उसके बाद एक दो टर्म और आते हैं, टॉर्स एंड डोम्स। टॉर्स एंड डोम्स क्या होते हैं? भाई देखो क्या होता है कि जब ये जो रॉक है, ये बड़ा सा रॉक है, ये एक्सफोलिएशन इसका हुआ। ठीक है, मान लो ये रॉक है, इसका अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन की वजह से एक्सफोलिएशन हुआ। ठीक है, बट हमने देखा था ना एक ऐसा बचता है एंड में जो आगे आगे डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, जिसको हम रेगोलिथ बोलते थे, है ना। तो ये बच जाता है, ये आगे और आगे डिसइंटीग्रेट नहीं होता, ये और आगे नहीं टूटता, ये ऊपर वाली ही लेयर्स बस एक्सफोलिएट होके निकल जाती हैं। ठीक है, ये अंदर वाला नहीं होता है। तो ये जो अंदर वाला छोटा सा राउंडेड पेबल बचता है, उसको हम बोलते हैं टॉर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्स। तो स्मूथ सरफेस राउंडेड स्मॉल टू बिग बोल्डर्स फॉर्म ड्यू टू एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस इज कॉल्ड दिस। ठीक है, तो अभी टेम्परेचर चेंज की वजह से ही हो रहा था, मतलब एक्सफोलिएशन टेम्परेचर चेंज की वजह से भी होता है और अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन की वजह से भी होता है। तो जब टेम्परेचर चेंजेस की वजह से रॉक डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर चेंजेस की वजह से रॉक डिसइंटीग्रेट होगा, तो जो अंदर वाला रॉक बचेगा, ठीक है, वो जो कि स्मूथ और राउंडेड होगा, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। दोनों ही केस में इसको क्या बोलेंगे? टॉर। ठीक है, टॉर। बस ये वर्ड याद करना है, टॉर क्या होता है? अंदर का छोटा या बड़ा कोई पेबल होता है, ठीक है, ऐसे रॉक का पार्ट होता है जो एक्सफोलिएशन से, टेम्परेचर चेंज की वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन की वजह से होगी, तो उसको हम डोम बोल देंगे। डोम मतलब कि, क्योंकि देखो ऐसे रहता था, वो ऐसे रहता है ना, ये अपना जो रॉक रहता है वो ऐसे रहता है। ठीक है, और ऊपर वाला जब निकल जाता है, मान लो ये लोड अनलोड हो रहा था, ठीक है, अब ये अनलोड हो गया, तो ये एक्सपैंड करेगा। और जब ये एक्सपैंड करके, है ना, जब ये डिसइंटीग्रेट होगा, तो जब डिसइंटीग्रेट होकर जो चीज़ बचेगी ना, ऐसे छोटी सी डोम जैसी, उसको हम बोलेंगे डोम्स। ठीक है, ये एक्चुअली छोटे नहीं होते, ये बड़े होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डोम्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो टॉर्स और डोम्स में डिफरेंस क्या है, दोनों ही क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन के बाद, मतलब दोनों ही एक्सफोलिएशन के बाद जो बचा हुआ रॉक होता है उसको बोलते हैं।
बट टॉर्स क्या होते हैं कि ये एक्सफोलिएशन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हुआ रहता है, ठीक है, टॉर्स में। और जबकि डोम्स जो हैं, डोम्स में वो अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन की वजह से हुआ रहता है। तो दोनों में बस ये डिफरेंस है कि ये बने कैसे हैं दोनों रॉकी हैं, दोनों ही राउंडेड, स्मूथ राउंडेड दोनों हैं, ठीक है, और दोनों ही स्मॉल, मतलब ये लार्ज होता है, डोम लार्ज होता है एक्चुअली, बट टॉर स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, ठीक है, स्मॉल टू बिग बोल्डर्स। तो बस यही डिफरेंस है टॉर और डोम्स में कि जो टॉर्स होते हैं वो जब रॉक टेम्परेचर चेंजेस की वजह से एक्सफोलिएट होता है, ठीक है, तो जो बचा हुआ अंदर रॉक बचता है उसको हम टॉर बोल देते हैं। और अगर वही चीज़ अगर अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन की वजह से होती है तो अंदर वाला जो बचा होता है उसको हम डोम्स बोल देते हैं, क्योंकि वो एक डोम शेप का रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है कि अब फिज़िकल वेदरिंग हमारा ख़त्म हो गया, आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? अब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ये किसकी वजह से होगा? ये लिविंग बींग्स की वजह से होगा, ठीक है। अब लिविंग बींग्स में क्या क्या आता है? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। तो इन सब की वजह से जो रॉक टूटते हैं उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि जैसे ये देखो, ये रॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ उगना स्टार्ट कर दिया, तो इसका क्या होगा? धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये पेड़ बड़ा होगा तो उसकी रूट्स पेनिट्रेट करेंगे अंदर, और रूट्स पेनिट्रेट करेंगी तो वो जगह लेंगी और मतलब बेसिकली रॉक को तोड़ेंगे अंदर से, है ना। कभी भी आप देखना, मतलब मेरे घर में एक्चुअली एक बालकनी है, वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे अब यहाँ पे चिड़िया ने घोंसला बना दिया अपना, तो यहाँ से ये लोग सीड्स ला ला के इधर गिरा देती हैं। तो मैंने कुछ टाइम बाद देखा कि यार यहाँ से ना प्लांट उगने लगा एक। अब वो इनिशियली जब उगा तो ठीक है, छोटा सा था, बट जब बड़ा हुआ वो प्लांट ना, तो क्रैक आ गया मेरे यहाँ मार्बल में। ये इसी को ही बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, क्योंकि वो रूट्स इतना पेनिट्रेट कर रही थी कि वो क्रैक आ गया, तो फिर तोड़ के उसको फेंकना पड़ा, ठीक है। तो इसी टाइप का ही रहता है कि मतलब रॉक पे, मान लो किसी रॉक पे, है ना, पेड़ उगना स्टार्ट कर गया, तो रूट्स जो हैं वो पेनिट्रेट करके रॉक को अंदर से तोड़ देती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं, वो एक बायोलॉजिकल वेदरिंग का एक फिनोमेना है जिसमें प्लांट्स होते हैं। अब और दूसरा कैसे हो सकता है? अब दूसरा ऐसे हो सकता है कि यार जैसे मान लो हम माइनिंग वाइनिंग करते हैं ओपन कोल फील्ड्स में, तो हम क्या करते हैं? ब्लास्ट करते हैं, रॉक को ब्लास्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी रॉक टूटते हैं, है ना, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ब्लास्ट करने से टूटता है। और दूसरा क्या है? अब तीसरा जैसे मान लो एनिमल्स कैसे करते हैं? अब कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना वो बनाते हैं, होल बनाते हैं, अपना डेन बनाते हैं, तो वो मिट्टी खोद के बनाते हैं, तो फिर से वो रॉक को तोड़ते हैं उस चीज़ में, तो वो हो गई एक और बायोलॉजिकल वेदरिंग का पार्ट। तो बहुत ही सिंपल है ना। तो एनिमल्स जो डेन बनाते हैं प्लांट्स का, ये रूट से पेनिट्रेट करके जो तोड़ती हैं, है ना। और एक और चीज़ है, जैसे अब इससे भी छोटे अगर हम बात करें, बैक्टीरियाज क्या करते हैं? हमने देखा था बैक्टीरिया, और ये इनफैक्ट जो डेड प्लांट्स होते हैं वो जब डिसइंटीग्रेट करते हैं, है ना, वो जब डेड हो जाते हैं तो वो एसिड्स रिलीज़ करते हैं, और वो एसिड्स में हमारे रॉक डिज़ोल्व हो जाते हैं, है ना। ये केमिकल वेदरिंग होता है उसका। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से एसिड जनरेट होना और फिर वेदरिंग होना, तो ये भी एक पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग ही है ना। ऑल्दो ये केमिकल वेदरिंग को असिस्ट करता है, बट ये पार्ट ऑफ एक बायोलॉजिकल वेदरिंग ही है ना। तो बस यही है बायोलॉजिकल वेदरिंग, को इतना कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाला है नहीं, जितना था उतना मैंने समझा दिया। अब देखते हैं वेदरिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, हम वेदरिंग पढ़ ही क्यों रहे हैं, मतलब हमें क्या करना है वेदरिंग से, राइट। तो वेदरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेदरिंग अगर नहीं होगी तो वेजिटेशन ही नहीं होगा, मतलब इतना सिग्निफिकेंट है ये चीज़, ठीक है। क्या क्या मतलब है इसका? देखो, वेदरिंग, सबसे पहले ये देखो कि सॉइल क्या होता है। सॉइल क्या होता है? जो जहाँ पे प्लांट्स उगते हैं, है ना, यहाँ पे उगते हैं, तो वो सॉइल होता क्या है? बेसिकली लैंड होती है ना, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी तो जब आप सीड लगाते हो तो ये उगता है प्लांट, करेक्ट। अब इस प्लांट का ओरिजिन का मतलब ये जो सॉइल है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो अब आप देखोगे तो सॉइल में क्या क्या रहता है? ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। ये सब कहाँ से आ सकता है? हाँ बताओ मेरे को, मिनरल्स कहाँ से आएंगे? मिनरल्स अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ रॉक में ही मिलते हैं, है ना। मैग्मा जब कूल डाउन करता है तो रॉक बनाता है, और रॉक से ही हमारे सारे मिनरल्स मिलते हैं, राइट, और कहीं प्रकट तो हो नहीं जाएंगे बाहर से, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला सोर्स क्या हुआ कि रॉक, रॉक होना चाहिए, वहीं से हमारा मिनरल आएगा, है ना। उसके बाद बैक्टीरिया धीरे धीरे आते हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो और ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, डेड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं,
ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड हो जाता है तो ये एक लेयर बना देता है जिसको हम सॉइल बोल देते हैं, करेक्ट। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये रॉक ही नहीं होगा, है ना, ये रॉक टूटेगा ही नहीं और इसके मिनरल्स मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में आएंगे ही नहीं ये रॉक, तो सॉइल तो बनेगा ही नहीं, हमारा सॉइल का तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो बेसिकली वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग नहीं होगी, अगर रॉक का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तो हमारा सॉइल फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, करेक्ट। अब ये इमेज देखो, ये इमेज क्या बोलती है कि देखो पहले ये रॉक थे, ठीक है, ये रॉक था हमारा, ठीक है, ये रॉक थे अंदर, ठीक है, फिर वेदरिंग से ये डिसइंटीग्रेट हुए तो ये ऐसे छोटे छोटे पीसेस में आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया और वॉर्म्स और ये सब ऑर्गेनिक मैटर आया और फिर ऑर्गेनिक मैटर इधर इधर आ गया और वो ब्रेक डाउन करने लगा, किसको ब्रेक डाउन करने लगा, कुछ भी डेड प्लांट्स को ब्रेक डाउन करने लगा और इस टाइप से, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए इसमें और फिर ये जो रॉक्स थे इनसे भी न्यूट्रिएंट्स आए, राइट। तो ये ऐसे लेयर बन जाती है, देखो ये ऊपर की लेयर सॉइल की बन गई, ठीक है, इधर भी थोड़े डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स हैं, नीचे और बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और थोड़ा ये रिफाइन हो गया, ऐसे थोड़ा मिट्टी टाइप बन गया ये, क्योंकि ये बेसिकली मिट्टी आप देखोगे ना तो वो क्या है, मिट्टी क्या है, पार्टिकल का ही कॉम्बिनेशन तो है, खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल कहाँ से आते हैं, वो पार्टिकल यहीं से आते हैं इन रॉक्स का। जब वेदरिंग होता है तो ये इतना बड़ा रॉक इतने छोटे 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 पीसेस करके एकदम मिट्टी टाइप बन जाता है, वही सॉइल है हमारा, वही सॉइल होता है, ठीक है। तो बेसिक जो ओरिजिन है सॉइल का दैट कम्स फ्रॉम द रॉक। ये रॉक को ही चूरा करके पूरा ना मिट्टी में कन्वर्ट करके सॉइल बनता है, ठीक है। और वो मिट्टी में कन्वर्ट कौन करता है, वो प्रोसेस पूरा होता है, वेदरिंग होता है, इरोजन होता है। तो पहला स्टेप तो वेदरिंग ही है ना, रॉक को तोड़ने का पहला स्टेप वेदरिंग ही है, राइट। तो वहाँ से आता है ये, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेदरिंग अगर नहीं होगी तो सॉइल नहीं बनेगा, ठीक है। बट वेदरिंग इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जनरली ऐसा रहता है कि वेदरिंग नहीं होगी तो सॉइल का बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। जहाँ पे वेदरिंग होती है वहाँ पे सॉइल बनता है। बट ऐसा अगर स्टेटमेंट आ जाए कि वेदरिंग इज़ मतलब वेदरिंग के बिना सॉइल बन ही नहीं सकता तो वो गलत हो जाएगा। मतलब इट इज़ नेसेसरी कंडीशन बट इट इज़ नॉट वेरी कंडीशनल कंडीशन की, मतलब वेदरिंग नहीं होगी तो हमारा सॉइल नहीं बनेगा, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स डेफिनेटली, ठीक है। और जितने भी हमारे सारे वैल्यूबल ओर्स हैं, ठीक है, वो यहीं से आते हैं, करेक्ट। और इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ वेदरिंग इज़ नॉट देयर, राइट। तो अब क्या है कि वेदरिंग जब नहीं हो रही है, ठीक है, अगर वेदरिंग नहीं होगी, अगर रॉक डिसइंटीग्रेट नहीं होगा तो इरोजन होने में दिक्कत होगा, राइट। इरोजन क्या होता है, इरोजन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जब मैंने बताया था इरोजन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो जिससे रॉक बनाता है उसको लेके जब कोई एजेंट विंड वाटर या ग्लेशियर लेके इसको कहीं और ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट करता है ना। अब ये छोटे पार्टिकल्स को जब छोटे पार्टिकल्स होंगे ही नहीं तो ले कैसे जा पाएगा ये, ठीक है। अब इतना बड़ा रॉक है, इतना बड़ा रॉक का पहले तो डिसइंटीग्रेशन होगा ना, पहले तो वो थोड़ा लूजअप हो, टूटे थोड़ा सा, तभी तो इरोजन के लिए स्कोप बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है ना कि ये इरोड हो पाएगा। तो वेदरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द इरोजन एज वेल, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या है, अभी हम आगे थोड़ा आगे ना मास मूवमेंट्स पढ़ेंगे। तो मूवमेंट्स में क्या होता है, मास मूवमेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि पूरा का पूरा जैसे मान लो पूरा का पूरा सॉइल कवर नीचे आ गया, ठीक है। लैंडस्लाइड देखिए ना, लैंडस्लाइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ मास मूवमेंट। तो लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल रॉक बना रहेगा पूरा यूनिफॉर्म तो थोड़ी लैंडस्लाइड होगा, क्यों, बट क्या होता है कि वेदरिंग की वजह से रॉक थोड़े थोड़े पीसेस में डिसइंटीग्रेट होने लगता है, तो वो लूजन अप हो जाता है और लूजन अप होने की वजह से वो नीचे आने लगता है, क्योंकि उतना फोर्स से वो होल्ड नहीं कर पाते एक दूसरे को, राइट। तो वो होता है हमारा तो वो ये बोला कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली द रेगुलेट एंड सॉइल्स बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट्स। तो ये सिर्फ रेगुलेट और सॉइल के लिए ज़रूरी नहीं है वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग से एक तो छोटा रेगुलेट भी बनेगा, फिर उससे सॉइल बनेगा, वो तो है ही, बट उसके अलावा इट हेल्प्स इन इरोजन एंड मास मूवमेंट्स एज वेल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।